अंतर सदन वाद विवाद प्रतियोगिता में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वाद विवाद का विषय है देशभक्ति कल की बात हो गई है। आज के निर्णायक मंडल के सदस्य हैं मिस्टर शर्मा, मैम दास, मैम चड्डा और मैम डिकोस्टा। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रतियोगिता के नियम पूर्ण की भांति हैं। प्रत्येक वक्ता को 3 से 4 मिनट का समय दिया जाएगा। 3 मिनट पर पहली घंटी और 4 मिनट पर दूसरी घंटी जो समय समाप्ति की घोषणा करेगी। प्रत्येक वक्ता से अनुरोध है कि अपने प्रश्न स्पष्ट और संक्षिप्त रखें। अब सर्वप्रथम विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने आ रही हैं नयनतारा बसंत राय, एलन सदन से। एक दिन की देशभक्ति से यह देश नहीं बदलेगा। जिस तिरंगे को एक दिन सीने से लगाए फिरते हैं, वही तिरंगा अगले दिन कचरे में पाया मिलेगा। सभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज की वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय है देशभक्ति कल की बात हो गई और मैं इस विषय से पूर्णतः सहमत हूँ। सबसे पहले मैं देशभक्ति का साधारण शब्दों में अर्थ बताना चाहूँगी। देशभक्ति का मतलब है अपने देश से प्रेम करना तथा उसकी उन्नति के लिए सही कदम उठाना। परंतु आज के ज़माने में अपनी उन्नति के अलावा किसी को कुछ नहीं सूझता। लोगों को अपने मतलब के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। हम सब ये जानते हैं कि इतने बड़े देश को चलाना कोई आसान काम नहीं है। देश की सरकार इसलिए बनाई जाती है ताकि प्रतिनिधियों का एक संगठन लोगों को एकजुट कर सही राह पर चलाए। परंतु अब तो डाकू चुनाव लड़ते हैं, स्वार्थी लोग देश चलाते हैं, कानून का मजाक उड़ाने वाले लोग कानून बनाते हैं और इन सब के परिणाम भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। किसी के मन में देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करने की भावना कभी नहीं आती और मान लिया किसी के अंदर देश प्रेम की भावना जाग भी गई तो उन्हें जल्द ये महसूस हो जाता है कि भ्रष्टाचारी लोग उनसे एक ऊपरी पद पर बैठे हैं। वह भ्रष्टाचार का खुद शिकार बनकर अन्य लोगों की तरह अवैध रास्तों पर चलना शुरू कर देते हैं। अब आप साफ सफाई जैसा एक छोटा सा उदाहरण ही ले लीजिए। किसी भी सड़क पर आपको हर 100 मीटर की दूरी पर कचरा इधर उधर पाया मिलेगा। अब अगर हम लोग देश के लिए इतनी छोटी छोटी चीजों को ही सही ढंग से नहीं कर सकते तो मैं यह बिल्कुल नहीं मानती कि आप अभी भी कह सकते हैं कि लोगों के मन में देशभक्ति मायने रखती है। मान्यवर गलियों और चौराहों पर देशभक्ति के नारे लगाने से देश के प्रति जज्बा नहीं दिखाई देता। जब तक आप सब संगठित होकर देश को सही राह पर चलाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक देश के प्रति कुछ भी भला नहीं हो सकता। कोरोना काल के दौरान कोरोना संक्रमित लोग, जिनमें से कुछ मरने की कगार पर थे, उनका इलाज अस्पतालों के लिए लाभ उठाने का एक नया तरीका बन गया था। अनुसंधान द्वारा यह भी पाया गया है कि कोरोना संक्रमित लोगों में से 30% बच्चों और 10% बुजुर्गों की मौत सही इलाज न मिलने के कारण हुई थी। अब अगर हम अपने ही देश के लोगों के प्रति इस तरह का बर्ताव करेंगे तो मैं यह बिल्कुल नहीं मानती कि आप अभी भी कह सकते हैं कि देशभक्ति लोगों में मायने रखती है। ऐसे में मुझे श्री गोविंद व्यास जी की कुछ पंक्तियां याद आ गई कि फुर्सत तो बहुत थी देश के लिए, फुर्सत तो बहुत थी देश के लिए, परंतु पेट भर गया तो नींद आ गई। सच कहा गया है कि देशभक्ति कल की बात हो गई। धन्यवाद। आपने अपने वाद विवाद में कहा कि अगर हम संगठित होंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो एक तरह से तो आपने यही माना कि क्योंकि अगर हमें संगठित होना है तो हर नागरिक के अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। तो एक तरह से तो आप यह मान रही हैं कि देशभक्ति कल की बात नहीं हो गई है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? प्रश्न के लिए धन्यवाद। जी, मैंने ये ज़रूर कहा कि अगर हम लोग संगठित होंगे तो हम लोग अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, परंतु मेरा ये कहना है कि आज के ज़माने में देशभक्ति किसी के भी अंदर नहीं है। हम लोग संगठित इस कारण नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि किसी को भी अपने मतलब के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है
और जब हम अपने मतलब की बात करते हैं तो हम लोग कभी भी किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच पाते, और यहाँ पर हम लोग अपने देश के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। धन्यवाद। आपने अपनी वाद विवाद में संगठित होने की बात कही है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि संगठित होने से देश के प्रति आपका जज्बा नहीं दिखाई देता है? भीड़ तो कहीं भी लगाई जा सकती है। प्रश्न के लिए धन्यवाद जी। एक इंसान अकेले कुछ कार्य शायद कर पाए, पर जब हम लोग साथ में होते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता है। जब तक हम लोग संगठित होकर एक रास्ते पर सही तरीके से नहीं चल पाएंगे और अपने देश को आगे बढ़ाने की सोच अपने अंदर नहीं लाएंगे, तब तक हम लोग अपने देश के लिए कभी भला नहीं कर पाएंगे। और जैसे कि मैंने अपने वाद विवाद में शुरू में भी यह कहा था कि देशभक्ति केवल अपने अंदर देश से प्रेम करना ही नहीं, परंतु उसको आगे बढ़ाने के लिए सही कदम भी उठाना है। तो सिर्फ भावना से हमारे देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद। धन्यवाद नयनतारा। विषय के विपक्ष में अमन मस्करा। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। मैं अपनी वाद विवाद शुरू करने से पहले एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आप सबको अपने देश से प्यार है, और अगर है तो यह मेरी वाद विवाद को मजबूती देता है। मान्यवर, मैं सदन की राय से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि देशभक्ति कल की बात हो गई है। मान्यवर, देशभक्ति कल की नहीं आज की बात है। जैसे देशभक्ति कल लोगों के दिलों में हिलोर बन के उड़ता था, वैसे आज भी होता है। मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो कॉमनवेल्थ गेम्स का ही उदाहरण ले लीजिए, जहां अपनी देश की आन को बचाने के लिए सारा देश एक साथ खड़ा है। जहां रुपयों की बर्बादी दिखाई दे, वहां विरोध के स्वर उठ खड़े हो जाते हैं। ये विरोध के स्वर यूं ही नहीं खड़े होते, इनके मुख में देशभक्ति की भावना है। विदेशों में बसे भारतीय चाहते हैं कि हमारे देश की तरक्की हो। हम लोग जो हिंदुस्तान में बैठे हैं यह चाहते हैं कि हमारे देश की तरक्की हो। हमारे देश में क्या कोई ऐसा भी होगा जो यह ना चाहता हो कि हमारे देश की तरक्की हो? मान्यवर, क्या कभी आपने यह कहते हुए किसी को सुना है कि वह अपने माता पिता का आदर करता है, या किसी माता पिता को यह कहते हुए सुना है कि वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं? मान्यवर, जो बातें स्वाभाविक होती है उनके लिए नगारों की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हमारे देशवासियों में अगर देशभक्ति को देखना हो तो कारगिल में शहीद हुए सैनिकों की संख्या को देखें। विपरीत और भयंकर मौसम में देश की सीमा पे खड़े नौजवानों को देखें। उन वैज्ञानिकों को देखें जो देश की को तरक्की के में दिन रात लगे हैं। जो अमीरों की विलासिता की बातें करते हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि इस देश में ऐसे ऐसे व्यापारी हुए हैं जिन्होंने विश्व के आर्थिक समाज में शासन किया है और करते आ रहे हैं। जीडी बिरला, गोइंका, टाटा, जयपुरिया, ना जाने कितने ही घराने हैं जिन्होंने भारत को आर्थिक दृढ़ से ही मजबूत बनाने का काम नहीं किया, बल्कि बनाते आ रहे हैं। इसके अलावा आप मेजर अभिनंदन का ही उदाहरण ले लीजिए। जब पाकिस्तान की आर्मी ने उन्हें पकड़ लिया था और भारत की अमूल्य जानकारी उनसे मांगी थी, उन्होंने अब ये जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया और कहा, तुम चाहे मेरी जान भी ले लो, पर मैं अपने देश से गद्दारी नहीं करूंगा, और एक जानकारी भी नहीं दी। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहूँगा, हमारी आज़ादी की बात की यात्रा और आज तक आज़ाद बने रहना यह बताता है कि देशभक्ति आज भी हमारे यहाँ बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। धन्यवाद। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि देशभक्ति आज भी लोगों के दिल में बसी हुई है, लेकिन इस देश के नागरिक राष्ट्रगान के लिए तक सीधे खड़े नहीं हो सकते, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि देशभक्ति आज भी है? प्रश्न के लिए धन्यवाद जी। देशभक्ति तो आज भी हर इस देश के हर एक बच्चे में, हर एक बूढ़े, हर एक बुजुर्ग में है। जब भी इस देश में राष्ट्रगान होता है या इस देश की छोटी सी बड़ी बात भी कुछ भी होती है, सारा देश एक साथ खड़ा हो जाता है। सब लोगों को इस देश के लिए अपने दिलों में प्यार है। धन्यवाद। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि विदेश में जितने भी लोग आज
विजय माल्या जैसे लोग भी हैं जो देश छोड़कर चले गए, तो अगर उन्हें अपने देश से इतना प्यार था तो क्यों नहीं जो कर्जा उनके ऊपर था उसे उन्होंने पूरा किया भारत में रहकर। इसके ऊपर आपका क्या विचार? प्रश्न के लिए धन्यवाद जी। किसी एक आदमी के कहने से देशभक्ति छूट नहीं जाती। देशभक्ति तो हर एक इंसान में है। धन्यवाद। धन्यवाद अमन। कौंडिन्य सदन से विषय के पक्ष में साम्या गुप्ता। यूं तो किसी फिल्म में राष्ट्रगीत की बात हो या स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगे के सम्मान की, बस ऐसे ही कुछ खुशनसीब दिन होते हैं जिस दिन हमें इस देश में पैदा होने पर सम्मान महसूस होता है। बाकी दिन तो शिकायतों के नाम होते हैं। आदरणीय सभापति महोदया, निर्णायक गण, श्रोतागण एवं सभा में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मान्यवर, मुझे विश्व में कुछ देशों में घूमने का अवसर मिला। मैंने पाया कि उन देशों के लोग अपनी देश की स्वच्छता, नियम पालन, नैतिक जिम्मेदारियों का पूर्णतः पालन करते हैं, पर भारत में ऐसा नहीं है। सरकारी इमारतों के कोने कोने में भारत के लोगों की मानसिकता का परिचय देने के लिए पान की पीके, सिगरेट के टुकड़े, गुटखों के रैपर और ना जाने क्या क्या मिल जाते हैं, कहा भी नहीं जा सकता। रेलवे स्टेशनों की तो हालत ही बहुत बुरी है और मेरी राय में आधे से ज़्यादा नगरों का यही हाल है। क्या हमारी देशभक्ति हमें अपने देश को स्वच्छ बनाने के लिए भी प्रेरित नहीं करती? ऐसा नहीं है कि देश के बाकी विश्व में बाकी देशों में बेईमानी नहीं होती, वहाँ पर भी ये सब चीज़ें होती हैं, पर फिर भी आम आदमी के मन में देश के लिए कुछ करने की भावना रहती है। हमारे यहाँ करने के नाम पर हर रोज़ नए नए स्कैंडल होते हैं, नई नई पोल खुलती हैं, अखबारें प्रतिदिन किसी की धोती उतार रहे होते हैं तो किसी की पगड़ी, और कुछ ऐसे हैं जिनसे ना तो धोती संभाली जाती है और ना तो पगड़ी। फिर भी देश की व्यवस्था में 4 नारे लगाने का योगदान मुंह देखकर कर देते हैं। इस मुंह दिखाई में जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और ना जाने कितने ही वादों का तिलक किया जाता है। देश को सबसे अधिक नुकसान इन वादों के कारण उठाना पड़ता है और उठाना पड़ा है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, जातिवाद के नाम पर हो, क्षेत्रवाद के नाम पर हो या किन्हीं नेताओं के। अपने अतीत की महानता पर सर उठाकर चलने वालों का सर तो संसद में कितनी बार धुना गया होगा, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं। युवा भी भटकाव की ओर हैं, क्योंकि जो उन्हें मिल रहा है वे वह चाहते नहीं हैं और जो वह चाहते हैं वह उन्हें मिलता नहीं है। परिणाम, जिंदगी घूंट और धुएं के बीच झूलती रहती है और फिर किसी फंदे से लटककर दम तोड़ देती है। काश ये दम देश के लिए टूटता। गलियों या चौराहों पर एकजुट होकर नारेबाजी करने से देश के प्रति आपका जज्बा नहीं दिखाई देता है। भीड़ तो कोई भी कहीं पर भी लगा सकता है। प्रश्न होता है, देश की साख बचाने के लिए हर आदमी का नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए प्रयत्न करना और उच्च चरित्र का बनना। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। लोगों के दिलों में दो दिनों के लिए देश प्रेम, देशभक्ति तो जाग जाती है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तिरंगे की फोटो भी लग जाती है, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं उठाना चाहता। हमारी जनता किसी चीज के लिए तैयार बैठी रहती है तो सरकार पर आरोप लगाने के लिए, लेकिन अपनी खुद की गलती किसी को कभी दिखाई नहीं पड़ती। इस देश में बहुत सी बातें बहुत जल्दी भुला दी जाती हैं, तो देशभक्ति और देश प्रेम तो आज महज सिर्फ बातें रह गई हैं। जिस तिरंगे के सम्मान में लोगों का सर गर्व से उठता था, आज उसी तिरंगे को जमीन से उठाने के लिए वही सर झुकाना पड़ता है। तो मैं इस सदन से पूछना चाहती हूँ कि देशभक्ति की भावना आज के लोगों के दिलों में कहाँ रह गई है? धन्यवाद। आपने अपने वाद विवाद में कहा, हमारे देशवासियों में देशभक्ति की भावना नहीं है, परंतु दूसरे देशों के लोगों में है। आपका इस पे क्या कहना है? प्रश्न के लिए धन्यवाद। शायद आपने मेरे वक्तव्य पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि आप अपने प्रश्न में ज़्यादा उलझ गई।
मैंने अपने वक्तव्य में यह नहीं कहा कि विदेश में रहते हुए लोगों के दिलों में अपने देश के लिए देशभक्ति ज़्यादा बढ़ गई है। मैंने सिर्फ अपने वक्तव्य में यह कहा है कि विदेश में रहने वालों के दिलों में एक जिम्मेदारी की लहर अभी भी है जो इस देश के नागरिकों में नहीं रही है। धन्यवाद। आनंद जी, आपने अपने वक्तव्य में कहा कि हर दूसरे दिन हमें किसी ना किसी स्कैंडल के बारे में पता चलता है, तो उसका तो यही मानना हुआ कि देश के लोग अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से कर रहे हैं, तभी तो ये सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने आती हैं। इस पर आपका क्या कहना है? प्रश्न के लिए धन्यवाद। स्कैंडलों के बारे में हमें तभी पता चलता है क्योंकि देश में ज़्यादातर लोग अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे हैं। तभी इस वाद विवाद का विषय यह है कि देशभक्ति आज के लोगों के हृदय में नहीं रही है, क्योंकि अगर लोग अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभा रहे होते तो ना ही इतनी पोलें खुलती और ना ही इतने स्कैंडल होते। धन्यवाद। धन्यवाद सामना। विषय के विपक्ष में रणवीर शाही। देशभक्ति का तात्पर्य ही अपने देश से प्रेम करना है। यह मानव के दिल में जलने वाला वो ज्वाला है जो अपनी जन्मभूमि को अन्य सभी चीजों से अधिक प्यार करने की शिक्षा देती है। आदरणीय सभापति महोदया, निर्णायकगण, श्रोतागण एवं सभा में बैठे सारे लोगों को मेरा नमस्कार। देशभक्त अपने देश के लिए बड़े से बड़े त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी मातृभूमि के लिए आवश्यकता पड़ने पे अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इंग्लैंड के मशहूर लेखक कूपर ने कहा था कि चाहे इंग्लैंड में कितनी भी कमियां क्यों न हो, मैं फिर भी उसी देश से प्यार करता हूँ। एक अच्छा राष्ट्र क्या है? एक अच्छा राष्ट्र वो है जहाँ हर समय शांति बनाई रखी जाती है, जहाँ लोगों के अंदर भाईचारे की भावना होती है और वो एक दूसरे की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। देशभक्ति एक श्रेष्ठ गुण है। एक संस्कृत उक्ति के मुताबिक माँ और मातृभूमि दोनों ही स्वर्ग से ज्यादा महान है। अपने देश के दुखों और खतरों में हमें इसके साथ खड़ा होने, इसके लिए कार्य करने और यदि आवश्यकता पड़े तो इसके लिए अपनी जीवन अर्पण करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। क्या इसी देश ने अपनी गोदी में हमें खिलाया नहीं, अपनी विपुलता से हमारा पोषण और अपनी हार्दिकता से हमें सुरक्षा नहीं प्रदान की? अपने देश से प्यार न करना बेवकूफ़ी के सिवाय और कुछ नहीं। जब हर कोई राष्ट्र को हर पहलू से मजबूत बनाने की दिशा में समर्पित करता है, तब ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो देश को आगे बढ़ने से और विकसित होने से रोके। देशभक्तों ने राष्ट्र के हित को सबसे पहले रखा और फिर राष्ट्र के सुधार व विकास के बारे में आगे सोचा। अतीत में हमारे देश में कई से देशभक्त थे और आज भी बहुत से देशभक्त मौजूद हैं। मार्क ट्वेन ने कहा था कि जब जब जरूरत पड़ी तब तब देशभक्ति ने देश और सरकार का समर्थन किया। देशभक्ति सभी देशों को प्यार और सम्मान करने तथा इसके सुधार की दिशा में काम करने के बारे में बताती है। खुशनसीब हैं वो लोग जो वतन के काम आते हैं, वतन पर मर के भी ये लोग अमर हो जाते हैं। सलाम है वतन पर मिटने वालों को, उनकी वजह से हम चैन की सांस ले पाते हैं। धन्यवाद। आजकल हमारे समाज में कुछ ऐसे भी देशभक्त हो गए हैं जो दूसरे राष्ट्र से अपने राष्ट्र को बेहतर बताने के लिए कई बार ऐसे कदम भी उठा जाते हैं जिससे हमारे राष्ट्र को ही नुकसान पहुंचता है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, ऐसे लोग बिल्कुल हैं जिनके मन में देशभक्ति होती है, लेकिन अपने राष्ट्र को दूसरों के राष्ट्र से बेहतर दिखाने के लिए वो कुछ गलतियां कर देते हैं, लेकिन वह बेवकूफ़ी होती है। लेकिन उनके दिल में देशभक्ति तो मौजूद होती है। धन्यवाद। जी, देश में जैसे टाटा जैसे बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं, वहाँ पर रिलायंस भी तो एक ऐसी है जो इतना कमाकर भी देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दे सकती है, परंतु नहीं देती है। तो आप क्या
तभी भी ये कहेंगे कि देशभक्ति उनमें मौजूद है? जी, देशभक्ति उनमें ज़रूर मौजूद है। अब वो अपने देश के लिए योगदान दे या ना दे, वो उनकी इच्छा है, लेकिन उनके दिल में देशभक्ति तो ज़रूर मौजूद है। धन्यवाद निधि। फॉर सदस्य विषय के पक्ष में तंजिम नाकर। यह देश था वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, और अब रह गया बेईमानों का, इस देश का क्या कहना। सभागार में उपस्थित आदरणीय सभापति महोदय, निर्णायकगण, श्रोतागण एवं मेरे प्रिय विपक्षी मित्रों, आज की वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय है देशभक्ति कल की बात हो गई है, और मैं तंजिम दाकर फॉर सदन से इस विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। यह सच तो छुपा ही न छुप सकता कि देशभक्ति खत्म सी हो गई है, और यह बात 100% सही है। यह मैं अपने प्रस्तुत किए हुए तथ्यों से सिद्ध कर दूंगा। देशभक्ति की भावना लोगों को करीब लाती है, लेकिन आज के समय में लोग एक दूसरे से जात पात के नाम पर छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते हैं। आज के लोग अपने फायदे के लिए देश से गद्दारी तक कर देते हैं। यह पैसा अच्छियों की नीयत खराब कर देता है, और आजकल ये देश प्रेम से भी ऊपर हो गया है। महात्मा गांधी, मंगल पांडे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और अनेक जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दी थी, आजकल उन्हें कोई याद नहीं करता। अब मेरे विपक्षी मित्र मुझे यह कहेंगे कि हम उन्हें उनके जन्मदिन पे जयंती मनाकर सरकारी छुट्टियां देकर याद करते, लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि उन जैसे शूरवीर क्रांतिकारियों को सिर्फ उस दिन याद करना क्या काफ़ी होगा? यह तो ना के बराबर भी नहीं है। क्या लोग तिरंगे की गौरवशीलता को भूल गए हैं? उन 3 रंगों और उस अशोक चक्र के अर्थ और महत्व से हमारे देश के न जाने कितने लोग अज्ञात हैं। मैं इस सभागार में बैठे लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आप लोगों को भारत का वास्तविक अर्थ पता है? मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से कई लोगों को इसका अर्थ नहीं पता होगा। भारत का अर्थ वह भूमि है जिसके निवासी ज्ञान की खोज में लगे हुए हैं और जिस देश का संचालन सुव्यवस्थित रूप से हो रहा है। अब मैं यह कहना चाहूँगा कि ये कहाँ की और कैसी देशभक्ति है जहाँ के देशवासियों को अपने देश का मतलब तक नहीं पता। सोने की चिड़िया कहलाए जाने वाला यह देश अब भ्रष्टाचार के लपटों में घिरा हुआ है, और आज के युवक और युविकाओं में देश के प्रति वो प्यार और क्रांति की भावना नहीं दिखती। मैं अपने वाद विवाद को एक उदाहरण से सिद्ध करना चाहूँगा। हाल ही में जब हमारी सरकार ने अग्निपथ योजना लागू करी, इस योजना के तहत जवानों को कमीशन अधिकारों के पद के नीचे भर्ती किया जाता। जवानों की कार्यकाल की अवधि 4 साल की ही होगी और उन्हें लंबे कार्यकाल और पेंशन जैसी सुविधाओं नहीं मिलती। इस बात से देश के युवक कुछ इस प्रकार रोष हुए कि इसके प्रतिक्रिया में उन्होंने कुछ डजन भर ट्रेन भी जला दिए। अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक देशभक्ति एक गुण है, और यह गुण अब लोगों में नहीं रहा। जिस देश के लोगों में देशभक्ति की भावना खत्म हो जाती है, वह देश विश्व के दूसरे देशों की तुलना में पिछड़ जाता है, और उस देश का विकास वहीं के वहीं ठप हो जाता है। धन्यवाद। आज छोटे छोटे बच्चे भी भारत की सेना में भर्ती होने का ख्वाब देखते हैं, तो क्या आपको अभी भी लगता है कि देशभक्ति देश के नागरिकों में नहीं बची है? प्रश्न के लिए धन्यवाद। सब लोग फौज में जाना पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों को अपनी मजबूरी की वजह से जाना पड़ता है, तो वह एक तरह की देशभक्ति नहीं है। जो लोग अपनी मर्जी से जाते हैं वह तो उनको देशभक्त हम कह सकते हैं, परंतु बहुत लोगों को अपनी मजबूरी के कारण फौज में जाना चाहते हैं। धन्यवाद। पाल। भारत की सेना सबसे बड़ी सेना है और सबसे ज़्यादा अच्छी सेना है, तो वो देशभक्ति नहीं दिखाती। पहले तो आपका प्रश्न गलत है। भारत की सेना सबसे बड़ी सेना नहीं है, परंतु
जैसे मैंने अपने पहले उत्तर में कहा कि लोग फौज में ज़बरदस्ती जाते हैं और अपने मन से नहीं जाते हैं, तो इसलिए उन्हें हम सच्चे देशभक्त नहीं कह सकते, परंतु यह लोग विषय के विपक्ष में सिया वालिया फॉर सदन से। देश की सेवा करने के सैकड़ों तरीके हैं, दिल में केवल देश प्रेम होना चाहिए। आदरणीय सभापति महोदय, निर्णायकगण, श्रोतागण और मेरे प्यारे विपक्षी मित्रों, आज सदन के पटल पर वाद विवाद का विषय है कि देशभक्ति कल की बात है, और आज मैं इस बात का विरोध करते हुए आपके सामने अपना पक्ष रखने की सभापति महोदय से अनुमति चाहूंगी। भाइयों और बहनों, देशभक्ति केवल देश प्रेम के नारे जपने या सीमा पे गोली खाने से नहीं होती। हर कोई इंसान जो किसी भी तरह से देश की सेवा करता है वह एक देशभक्त कहलाता है। जैसे आप हमारे अध्यापकों को ले लीजिए, जो हमारी नई पीढ़ी को पढ़ा के हमारे देश का भविष्य उज्जवल कर रहे हैं, या फिर कोविड के दौरान डॉक्टरों को ले लीजिए, जो निस्वार्थ सेवा कर रहे थे लोगों को बचाने के लिए जो कोविड से पीड़ित थे। डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों में काम करने वाले लोग विशेष रूप से अत्यधिक संक्रामक बीमारी की चपेट में थे, लेकिन अपनी परवाह किए बिना वे कोविड के खिलाफ लड़ते रहे हमें बचाने के लिए जो कोविड से पीड़ित थे। और उन्हें यह लगता था कि नागरिकों की सेवा करना भी एक देशभक्ति का कार्य है। और मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार इस साल दूसरी लहर के दौरान 798 डॉक्टरों की मौत हुई और पिछले साल 748 डॉक्टरों ने कोविड-19 के कारण दम तोड़ दिया। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर हेल्थ साइट कोविड-19 महामारी के बीच नायकों को उनकी निस्वार्थ सेवाओं के लिए सलाम किया गया और समाज में उनके योगदान का भी सम्मान किया गया। इसी के साथ मैं अपनी दूसरी बात पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। भाइयों और बहनों, जैसे ही हम अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस की ओर पहुंचे, लोग अलग अलग तरीकों से अपने देश के लिए अपना देश प्रेम इज़हार कर रहे हैं। इस प्रयास में बॉलीवुड सितारे भी पीछे नहीं हैं। इसके अलावा बॉलीवुड में काफ़ी देशभक्ति की फिल्में बनी हैं, जैसे शेरशाह, बॉर्डर, केसरी, तानाजी द अनसंग वॉरियर आदि। ये मूवीज़ बहुत हिट हुई हैं। इन फिल्मों का हिट होना ये दर्शाता है कि आज भी लोगों के अंदर देशभक्ति जिंदा है और वे देश के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। जैसे आप परसों हुआ भारत इंग्लैंड का मैच देख लीजिए। हॉटस्टार ऐप पर 15 लाख लोग इस मैच को लाइव देख रहे थे। वैसे अब इसको मनोरंजन के लिए नहीं देख रहे थे, परंतु देशभक्ति के कारण देख रहे थे, और आखिरी समय तक ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि भारत जीत जाएगा। इतने लोगों का एक साथ ये मैच देखना ये साफ सिद्ध करता है कि देशभक्ति आज भी जिंदा है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहूँगी, चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा यूं ही नहीं, चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा यूं ही नहीं, मिली थी आज़ादी खैरात में, मिली थी आज़ादी खैरात। धन्यवाद। क्या आपको नहीं लगता कि आज के दौर में देशभक्ति को पैसे से ज़्यादा तोला जाता है और भावना से नहीं? ऐसा नहीं है कि देशभक्ति ज़्यादा तोली जाती है पैसे से, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सीमा पे लोग मर नहीं रहे होते और डॉक्टरों ने इतने डॉक्टर ने अपनी जान नहीं गंवाई होती कोविड के दौरान। जी, देशभक्ति का मतलब देश के प्रति प्रेम करना ही नहीं है, परंतु उसके लिए कुछ कार्य भी करना है। परंतु आज के ज़माने में कार्य तो कुछ दिखते नहीं है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? मैंने अभी अपने वाद विवाद में डॉक्टरों कोविड के दौरान जिन डॉक्टरों ने हमारी मदद की उनका उदाहरण दिया था, जो अगर वो चाहते थे वो घर पे भी बैठ के अपना आराम कर सकते थे, पर उन्हें उनके अंदर देशभक्ति थी
और उन्हें देश के लिए कुछ करना था, तभी वे वहाँ पे गए और इसके कारण बहुत डॉक्टरों की जान भी चली गई। धन्यवाद सिया। मैं सभा में उपस्थित छात्र छात्राओं से निवेदन करती हूँ कि वे बातें ना करें और कुर्सी सीधी करके बैठ जाएं। अगर कोई आपके आसपास सो रहा है उन्हें उठा दीजिए। बाल सदन से विषय के पक्ष में हिमाक्षी मदान। आदरणीय सभापति महोदय, निर्णायक गण, श्रोतागण एवं मेरे विपक्षी मित्रों, आज का विषय कहता है कि देशभक्ति कल की बात है और मैं इस विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ। सर्वप्रथम मैं देशभक्ति क्या है यह बताना चाहूँगी। किसी भी नागरिक का निस्वार्थ भाव से अपने देश के प्रति समर्पण भाव देशभक्ति है। अपने देश के कानून व संविधान का पालन करना देशभक्ति है। अपने देश की एकता, अखंडता, शांति व प्रगति के लिए किया गया कार्य देशभक्ति है। महोदय, यदि सिक्के के दूसरे पहलू को देखें तो आज हमारा देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हमारा संविधान ये साफ साफ कहता है कि हर इंसान को अपना धर्म चुनने का पूर्ण अधिकार है, किंतु फिर भी हर स्थान पर धर्म व जाति के नाम पर कितने दंगे हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या यह देशभक्ति है? नहीं। जगह जगह पर छोटी छोटी बातों पर जो धरने प्रदर्शन होते हैं और उनके कारण जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्या यह देशभक्ति है? नहीं। महोदय, आजकल हर कोई केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी केवल अपना घर भरना चाहते हैं और भर भी रहे हैं। मुझे तो ये देशभक्ति नहीं लगती है। संविधान व कानून की धज्जियां उड़ाते हुए समाचारों से भरे समाचार पत्र रोज आपकी आत्मा तक को झंझोर देते हैं। महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा कि संविधान व कानून का पालन करना भी देशभक्ति का एक अंग है, परंतु इसका पालन आज क्या किया जा रहा है? देश की एकता, शांति व अखंडता के लिए आज कितने लोग कार्य कर रहे हैं। एकता केवल एक दिखावा बनकर रह गई है, अखंडता खंड खंड हो रही है और शांति के नाम पर केवल शांति मोर्चे देखने को मिलते हैं। महोदय, मेरे विपक्षी मित्र इस बात पर पूरा जोर डालने का प्रयास करेंगे कि आज भी लोगों के मन में देशभक्ति का भाव जिंदा है, परंतु मेरा मानना है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को सोशल मीडिया पर देशभक्ति की किसी कविता को पोस्ट कर देना देशभक्ति नहीं है। इन 2 दिनों में पूरा देश देशभक्त हो जाता है, परंतु मेरा मानना है कि देशभक्ति एक भाव है जिसे दिखाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। पुराने समय में लोगों के खून में देशभक्ति होती थी, आज केवल जुबान तक रह गई है। पहले लोग देश के लिए कार्य करके दिखाते थे, आज केवल कार्य करने का दिखावा करते हैं और कुछ लोग तो दिखावा करने से भी परहेज करते हैं। मैं आप सबसे पूछती हूँ कि प्रातःकालीन प्रार्थना के लिए जब हम सब सभागार में उपस्थित होते हैं और अंत में जब राष्ट्रगान गाया जाता है, तो कितने लोग देशभक्ति की सच्ची भावना को महसूस करके राष्ट्रगान गाते हैं। महोदय, राष्ट्रगान, राष्ट्र संपत्ति, राष्ट्र पर्व, इन सब का सम्मान करना भी देशभक्ति है, केवल दुश्मनों से सीमा पर लड़ने का नहीं। अपने देश को बार बार कोसना कि हिंदुस्तान में तो गंदगी बहुत है, गरीबी खत्म ही नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार बहुत है, आपको नहीं लगता कि ये सब भी देश के प्रति गद्दारी है? अंत में मैं बस अपनी वाणी को विराम देते इतना ही कहना चाहूँगी कि जो वादे लिए थे मैंने तुमसे, क्या उन पर कभी चलते हो? फिर बोलो किस मुंह से मेरा जन्म दिवस मनाते हो? धन्यवाद। आपने अपने वाद विवाद में कहा कि लोग अपने जेब भर रहे हैं देश से, पर उन लोगों का क्या जो डॉक्टरों ने अपनी जान गंवा दी कोविड के समय, आपका इस पे क्या कहना है? उन लोगों ने तो अपनी जेब नहीं भरी। ये बात तो मैं मानती हूँ कि कोविड के टाइम बहुत सारे डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है, पर उसी कोविड के टाइम किसी डॉक्टर ने कभी रिश्वत नहीं ली है,
किसी की जान बचा, आप कभी पुलिस स्टेशन जाते हो तो वहाँ पे आपसे कोई रिश्वत नहीं लेता है। जेबें तो अपनी लोग भर ही रहे हैं ना, बड़े बड़े नेता भी तो अपनी जेबें भरते हैं। जी, हिंदी में एक कहावत है कि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो अगर देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो गद्दारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी तो हैं जो सही काम कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ऐसे भी बहुत लोग हैं जो देश के लिए कार्य करते हैं, देश के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मैंने तो काफ़ी सारे लोगों को देखा है जो देश के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो धन्यवाद हिमाक्षी। विषय के विपक्ष में अमृतेश सिंह। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आदरणीय सभापति महोदया, निर्णायकगण, श्रोतागण एवं मेरे प्रिय विपक्षी मित्रों, मैं अमृतेश सिंह आज की वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय के विपक्ष में आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम मैं इस विषय के मुख्य शब्द देशभक्ति को परिभाषित करना चाहूंगा। अपने देश से प्रेम करना और सदैव उसके कल्याण के बारे में सोचना राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति कहलाता है। जिस देश में मेरा जन्म हुआ उससे प्रेम करना तो स्वाभाविक है, इसीलिए यह प्रश्न ही बेबुनियाद है कि देशभक्ति कल की बात हो गई है। आज मैं विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से यह सिद्ध करूंगा कि देशभक्ति, जो ये लोगों के अंदर आज एक धारणा है कि देशभक्ति कल की बात हो गई है, यह बिल्कुल गलत है। समाज में आज हिंसा, नफरत, द्वेष और सांप्रदायिकता व्याप्त होने के बाद भी जब देश की बात आती है तो लोग एकजुट होकर एक साथ आ जाते हैं और उस कठिनाई का एक साथ मिलकर मुकाबला करते हैं। आज अगर आप टोक्यो ओलंपिक्स खेलों का ही अभी उदाहरण ले लीजिए, जिस भी खिलाड़ी ने अपने देश के लिए पदक जीता, उसने यही कहा कि उसके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि उसके देश का झंडा एक विश्व पटल पर ऊंचा हुआ और इतने अहम स्थान पर उनके देश का राष्ट्रगान बजा। वह उनके लिए काफी गौरव की बात थी। और मैं अपने विपक्षी मित्रों से यह पूछना चाहूंगा कि आज कहीं पर भी अगर देशभक्ति के गीत बजते हैं तो उन्हें सुनते ही लोगों में एक रोमांच, एक उत्साह और अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि देशभक्ति कल की बात कैसे हो सकती है। एक शोध के अनुसार, YouGov एक शोध संस्था है, उसके एक शोध के अनुसार उन्होंने यह कहा कि भारतीय नागरिक दुनिया भर में देशभक्ति के मामले में दूसरे स्थान पर आते हैं। और अगर यह शोध, मेरे विपक्षी मित्र कह सकते हैं ऐसे बहुत से शोध होते हैं, तो मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा कि अगर यह शोध गलत होता तो क्या हमारी सेना, जो दुनिया की श्रेष्ठ सेनाओं में गिनी जाती है, ऐसा बिल्कुल होता ही नहीं। और अभी हाल ही में चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध का ही आप उदाहरण ले लीजिए, जहां सारे विशेषज्ञों की बात देशभक्ति से सराबोर यूक्रेनी नागरिकों ने गलत साबित की। हर विशेषज्ञ यही कह रहा था कि जब यह युद्ध शुरू होगा तो यूक्रेन की फौज, यूक्रेन के लोग कुछ दिनों में रूस के सामने अपने घुटने टेक देंगे। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कतरा कतरा दिया इस वतन के वास्ते, एक बूंद ना बचाई इस तन के वास्ते। यूं तो लाखों मरते हैं हर रोज, पर मरना तो वो है जो जान जाए वतन के वास्ते। बहुत बहुत धन्यवाद।
कोविड हुआ था तो बहुत सारे हॉस्पिटलों और लोगों ने ऑक्सीजन की गलत व्यापार किया था, जिससे काफ़ी लोगों की जानें भी गई थी। तो इस पे आपका क्या कहना है? प्रश्न के लिए धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा है आपने। देखिए, कोविड का वो ऐसा समय था, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने यह गलत कार्य किया, पर हम ऐसे लोगों को क्यों भूल जाते हैं जिन्होंने समाज सेवा की उस समय। बहुत से ऐसे गुरुद्वारे थे, हमने देखा दिल्ली में एक कोई सिख संस्थान था या एक गुरुद्वारा था जिन्होंने उस समय लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराए थे। तो ऐसे लोगों को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि आज का जो विषय है वो यह कहता है कि देशभक्ति कल की बात हो गई है। और जब हम ऐसा कहते हैं तो इससे हमारा कहने का यह तात्पर्य है कि आज देशभक्ति लोगों के अंदर बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। तो एक पक्ष ये कह सकता है कि कोविड के समय में ऐसे लोग थे जो अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए थे, पर मेरा पक्ष यह कहता है कि ऐसे लोग भी थे जिन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया था। और बहुत से ऐसे उद्योगपति, रतन टाटा हो गए, और पीएम केयर्स फंड उस समय बना था, उसमें भी कितने देशभक्त लोग थे जिन्होंने योगदान दिया था, और भारी संख्या में उन्होंने योगदान दिया था। धन्यवाद। कौन है नाम? महोदय, बात तो फिर वही हो गई ना कि विदेश में ही हमारी देशभक्ति जागती है, लेकिन उस स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन का क्या, जब वही तिरंगे हमें कचरे के डिब्बे में मिलते हैं। ये कहाँ की देशभक्ति है? प्रश्न के लिए धन्यवाद। एक और बात मैं अपने वक्तव्य में जोड़ना चाह रहा था, तो इस समय मैं कहना चाहूंगा कि आज जब हम अपने देश की आजादी के 75वें वर्ष के बाद आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो यह प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए कि देशभक्ति कल की बात हो गई है। और रही बात कि स्वतंत्रता दिवस या कोई गणतंत्र दिवस के बाद जो भारत के हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज हैं वह कचड़े के डिब्बों में मिलते हैं, तो मेरा तो यही आग्रह है सरकार से कि वह कुछ ऐसी नीतियां लाए जिससे ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। क्योंकि विश्व भर में नेता, आज जो भी नेता ने देश के हित के बारे में बात की है, वही नेता इतने प्रचंड बहुमत से जीत पाए हैं। और अगर आप बात कर रही हैं विदेशों की, तो उससे क्या परेशानी है? अगर भारतीय टीम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी, एडलेड कहीं भी खेल रही है और वहां भारत के लोग तिरंगा फहराते हैं, तिरंगा ऊंचा करते हैं, हमारे देश का, हमारे खिलाड़ियों को इतना समर्थन देते हैं, तो मेरे को नहीं लगता उससे किसी को भी किसी प्रकार की समस्या होनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद अमृतेश। अब मैं अमृतेश सिंह, हिंदी डिबेटिंग सोसाइटी के अध्यक्ष से निवेदन करूंगी कि वे मंच पे आके 2 शब्द कहें। धन्यवाद देवयानी। अब क्योंकि ये इस वर्ष का अंतिम वाद विवाद प्रतियोगिता है, इसीलिए यह एक प्रथा है कि जो भी हिंदी वाद विवाद समिति का अध्यक्ष होता है, जो भी प्रेसिडेंट होता है, उसे साल के अंत में एक छोटा सा भाषण देना होता है, आपसे कुछ अपने विचार साझा करने होते हैं और बहुत से लोगों को धन्यवाद भी करना है। तो मैं कोशिश करूंगा मैं ज़्यादा देर तक ना बोलूं, क्योंकि मैं जानता हूँ आज सुबह एक क्विज हुआ, उसके बाद एलिक्यूशन, उसके बाद डिबेट, तो आप सब लोग इस समय चाह रहे होंगे कि जल्द से जल्द अपनी डॉम में जाएं और आराम से सोएं। मैं भी घर जाके यही चाहता हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस भाषण को। सर्वप्रथम मैं कुछ लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं मिस्टर टिंडेल, हमारे प्रिंसिपल, हमारे मुख्य अध्यापक मिस्टर रैटक्लिफ, दोनों हिंदी टीचर्स मैम जुनेजा और मैम पंत का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस वर्ष इस योग्य समझा कि मैं हिंदी वाद विवाद समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालूं। और उसके बाद आते हैं कुछ ऐसे छात्र छात्राएं जो, क्योंकि हिंदी डिबेटिंग सोसाइटी, क्योंकि इस वर्ष लगातार कुछ ना कुछ चलता रहता है, कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती है, तो कभी साम्या, नयनतारा या मैं, हमें से कुछ ऐसे वाद विवाद प्रतियोगिताएं हुई हैं जिसमें हम लोग नहीं रहे हैं। तो उस समय कनिष्क, इशिता, मल्लिका, अंतरा और देवयानी ने एक अहम रोल निभाया और यहाँ पर सुचारू रूप से हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का समापन करने में हमारी सहायता की। मैं हॉल रूम मॉनिटर्स
पारितोष, गुरनेक, पार्थ, स्टैंजिन और एक और नाम मैं भूल रहा हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और उसके बाद कंट्रोल रूम मॉनिटर्स तेजस और शाश्वत का मैं आभारी हूँ, मिस्टर क्रेग टिंडेल, जिनकी वजह से यह जितनी भी वाद विवाद प्रतियोगिताएं हुई ये इतने अच्छे से चल सकी। और जितने भी निर्णायक मंडल के सदस्य थे इस पूरे साल, जिन्होंने जितने भी वाद विवाद प्रतियोगिताएं हुई उन्होंने इसमें निर्णायक मंडल का सदस्य बनकर हमारी सहायता की। और मैं मैम आर्या का भी आभारी हूँ, जिन्होंने टैबुलेशन के दौरान बहुत ही एक अहम रोल निभाया। और वंश, अभिजय, आशमान, मिस्टर सैमसन जेम्स का भी मैं आभारी हूँ। उसके बाद आते हैं मैं फिर कुछ टीचर्स का भी आभारी हूँ, जैसे कि मिस्टर कुमार, जिन्होंने जो पाल हाउस कोऑर्डिनेटर हैं और जिन्होंने मेरे को इतने वाद विवाद प्रतियोगिताओं में जाने का अवसर प्रदान किया, क्विजेज में मेरे को इतनी जगह जाने का अवसर प्रदान किया, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैम मकफार्लैंड, क्योंकि मैम मकफार्लैंड ने जितने भी मेरे को जो भी टिप्स दी थी वो मेरे को RIMC के डिबेट और यूनिसन के डिबेट में उन्होंने मेरी काफ़ी सहायता की थी। तो उसके लिए तो शब्द भी कम पड़ जाए उनका धन्यवाद, उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे RIMC में मैंने जो कुछ अर्जित किया वो उन्हीं की वजह से था, उनके मार्गदर्शन की वजह से था। मैम शर्मा और मैम रॉय चौधरी, जिन्होंने मेरे को इंग्लिश डिबेट्स में इतनी बार अवसर प्रदान किए, और मुझे उम्मीद है कि मैं आप सबकी उम्मीदों पर किसी न किसी तरह खरा उतरने में सफल रहूँगा। फिर मैम बैनर्जी, मिस्टर सिंह, जिन्होंने टैबुलेशन में जब मैं किसी वजह से नहीं था तो उन्होंने टैबुलेशन की। हालांकि मिस्टर सिंह कभी भी मेरे से जल्दी कैलकुलेशन नहीं कर पाए, तो अगले साल के लिए ऑल द बेस्ट। उसके बाद फिर जितने भी क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे जितने भी छात्र छात्राएं, उनसे मैं यही आग्रह करूंगा कि अगले साल आप ज़्यादा से ज़्यादा मंच पर आइए। आपका जो भी पैशन है, आप जिस भी चीज़ में आप अच्छे हैं, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, एथलेटिक्स में अच्छे हैं, एलिक्यूशन, डिबेट, क्विजिंग, जिस भी चीज़ में आप अच्छे हैं उसमें अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगला वर्ष भी काफ़ी सफल और काफ़ी अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।